हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले मैंने कंप्यूटर की प्लेलिस्ट तैयार किया है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट तैयार किया है और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और मेरी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट अबोव 6700 यानी कि 6700 से ज़्यादा जा चुकी है, जिससे मेरा उत्साह काफ़ी बढ़ चुका है। तो आप लोगों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैंने एमपीपीएससी के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करके आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट लेकर आया है। और लूसेंट बुक से मैं आज आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ाने वाला हूं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एमपीपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज किया, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और इस पूरी सीरीज को मैं कंप्लीट करने वाला हूं। और अगर आप मेरे इस पूरी सीरीज को देखते हैं तो आपके जो है 4-5 नंबर के जो क्वेश्चन एमपीपीएससी में आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। और दोस्तों, लूसेंट से बाहर का ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि एमपीपीएससी स्टेट लेवल की एग्जाम है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बाहर का आता भी है तो मैं आपको कवर करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं वीडियो बता रहा हूँ आपको पीडीएफ में, इसमें मैं आगे आपको सब कुछ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, क्योंकि एमपीपीएससी बहुत ही अच्छी एग्जाम है। इसे देकर आप ग्रेड 2 के अधिकारी बन सकते हैं और अपने ऊपर परचम लहरा सकते हैं, झंडे गाड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में। तो दोस्तों, भारत में जो स्पेस रिसर्च से संबंधित जो संस्थान है उसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कहते हैं। और इस अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित जो समिति है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित जो समिति है उसका गठन है। ये कब किया गया था? ये कंपटीशन एग्जाम एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1962 में यानी कि 1962 में भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई जो की अध्यक्षता में किया गया, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो है विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। तो दोस्तों, इस फैक्ट को आपको बिल्कुल रट लेना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया। और यह समिति का गठन 1962 में किया गया था। और एक एडिशनल फैक्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है वो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई का नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, एमपीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था, 1962 में। और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो पुनर्गठन किया गया दोस्तों, एक बार तो गठन किया जा चुका था 1962 में, लेकिन 7 साल के बाद फिर से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने सोचा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त यानी कि आजादी के दिन 1969 में, 7 साल बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया, इसरो की स्थापना किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किया। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इसरो एक भारतीय एजेंसी है जो कि उपग्रह प्रक्षेपण से संबंधित कार्यों को संभालती है और देश में कम्युनिकेशन की व्यवस्था और संचार व्यवस्था को बनाए रखती है। दोस्तों, अभी जो आप रेडियो पे आकाशवाणी केंद्र से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सुनते हैं वो सभी इसरो की ही देन है। और इसरो के ही डेवलपमेंट के कारण भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में विश्व में अपना डंका बजाया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कहां झंडे गाड़े हैं, पूरा ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि भारत में इसरो की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1969 को। और भारत में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। और डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो अंतरिक्ष विज्ञानी थे, यानी कि स्पेस साइंटिस्ट थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का जो गठन है दोस्तों, ये 1972 में
किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को, यानी भारत में जो अंतरिक्ष स्पेस रिसर्च से संबंधित जो कार्य थे, उन कार्यों को सुचारू रूप से डेवलप करने के लिए या संचालित करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का जो गठन है दोस्तों वो 1972 में किया गया। यानी कि उसके जस्ट 3 साल बाद अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन भी किया गया और इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है कि इसरो जो है वो अंतरिक्ष विभाग के कंट्रोल में काम करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963, तो दोस्तों याद रखना है आपको, नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मेरी मैगडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। तो 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास अमेरिका निर्मित को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र ट्रेल्स से प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। कहां से? ट्रेल्स से। इसके अलावा दोस्तों भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 21 नवंबर 1963 को हुई थी और पहला साउंडिंग रॉकेट, इसका नाम पूछा जा सकता है दोस्तों एमपीपीएससी में, इसको आपको बिल्कुल रट लेना है, नाइक एपास, जो कि अमेरिका में निर्मित था। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका ने इसमें हेल्प किया था भारत को बनाने में। और ये भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, यानी कि भूमध्य रेखा पर स्थित एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र का मतलब होता है दोस्तों ऐसा एक प्रयोगशाला होती है जहां से रॉकेट को पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है और उपग्रह के चारों ओर कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों आपने भूस्थायी उपग्रह जियोस्टैटिक उपग्रह का नाम सुना होगा, जो कि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूरी पर होते हैं और 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेते हैं और ये पृथ्वी के मौसम संबंधी जानकारियों का पूर्वानुमान लगाने और पृथ्वी पर संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको उपग्रह के बारे में बहुत सारी डिटेल्स देने वाला हूं। मैं आपको एक चीज और एडिशनल फैक्ट बता दूं दोस्तों, उपग्रह क्या होते हैं। मैं आपको बता दूं कि वे सेलेस्टियल बॉडीज या वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और उस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है दोस्तों। और पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है दोस्तों जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और चंद्रमा की विभिन्न कलाएं आप देखते हैं। और भारत में दोस्तों चंद्रमा के ऊपर सारे त्योहार आते हैं, आपको पता है ईद भी आती है, दिवाली भी आती है, होली भी आती है। और आपको यह भी पता होगा दोस्तों कि हमारे देश में जो महीने होते हैं हिंदी के अनुसार 13 महीने होते हैं, जो कि 28 दिन में चंद्रमा जो है 28 दिन 6 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। और हिंदी मास के अनुसार हिंदी मास जो होता है वो चंद्रमा की गति के आधार पर होता है और भारत में हिंदी मास 13 होते हैं और सूर्य की गति के आधार पर 12 महीने होते हैं, जो कि जिसके आधार पर इंटरनेशनल कैलेंडर चलता है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष विज्ञान से क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर मैं अब ले चलता हूं आपको, तो बने रहिए मेरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस तरह मैंने आपको आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। एमपीपीएससी में यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो पहला अंतरिक्ष यान था जो भारत के द्वारा छोड़ा गया और भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो बहुत सारी उपलब्धियां मिली है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो है दोस्तों भारत ने जो कारनामा कर दिखाया वो था 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट जो कि पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित किया गया पहला उपग्रह था। तो जो भारत ने बनाया था उपग्रह उसे पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित किया गया था, उसे पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था दोस्तों। उसका रूस जो है महत्वपूर्ण देश था। आगे बढ़ते दोस्तों। इसके बाद में 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक सेकेंड यानी कि स्पुतनिक फर्स्ट का एडवांस अपग्रेड जो था दोस्तों उपग्रह, इसे छोड़ा गया था। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि कंपटीशन एग्जाम एमपीपीएससी में पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले प्राणी का नाम क्या था। तो दोस्तों उसका नाम था लाइका नामक कुत्ता। तो लाइका नामक कुत्ते को किसने ले गया था? स्पुतनिक सेकंड नामक सैटेलाइट ने ले गया था दोस्तों। तो अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला उपग्रह जो है दोस्तों वो स्पुतनिक सेकंड था। इसे 3 नवंबर 1957 को छोड़ा गया था। यानी कि जिस सन में पहला उपग्रह पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था दोस्तों, उसी सन
में स्पुतनिक सेकंड भी अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ये था दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा उपग्रह स्पुतनिक सेकंड, जिसमें कि लाइका नामक जीवित कुत्ते को भेजा गया था। तो ये थी दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाएं जो विश्व में घटित हुई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत तीसरे फैक्ट पे जाएंगे। ये भारत के द्वारा नहीं है, पूरे अंतरिक्ष के कार्यक्रमों का है ये डिटेल। सॉरी, मैंने आपको पहले भारत बोल दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 18 दिसंबर 1958 को, यानी कि अगले ही वर्ष 18 दिसंबर 1958 को स्कोर नामक उपग्रह छोड़ा गया था अंतरिक्ष में। यह पहला संचार उपग्रह था, यानी कि कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए, मोबाइल फोन से बात करने के लिए, या इंटरनेट वाला संचार, या रेडियो संचार, जो भी संचार होगा दोस्तों, या टेलीविजन संचार, जो भी है, तो संचार के पर्पस के लिए जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था दोस्तों, उसका नाम था स्कोर, जो कि 18 दिसंबर 1958 को छोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो स्कोर नामक उपग्रह संचार के लिए, संचार के पर्पस के लिए पहला उपग्रह छोड़ा गया था, जिसका नाम था स्कोर। इसके बाद में हम अगले फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों। 4 अक्टूबर 1959 नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों। 4 अक्टूबर 1959 को लूना थर्ड या लूना 3। तो दोस्तों आपने देखा होगा पहले के समय में लूना गाड़ी चलती थी, बहुत ही स्लो चलती थी और बहुत ही कंडम गाड़ी थी। उस पर 2 लोग ही बैठते थे तो गाड़ी बिल्कुल हिलने डुलने लगती थी। ज़्यादा कंडम भी नहीं थी, लेकिन उसे चलाने में आपके पैर, जो ऊंचे व्यक्ति होते थे उनके पैर मोड़ के बैठना पड़ता था, काफ़ी तकलीफ होती थी। लेकिन बाद में अच्छी गाड़ियां भी आई दोस्तों। तो उसी तरह से जो पहला उपग्रह था लूना सीरीज का जो पहला उपग्रह था वो था लूना थर्ड, या पहले ही उपग्रह था ये। तो लूना थर्ड जो उपग्रह था दोस्तों, ये 4 अक्टूबर 1959 को पहला अंतरिक्ष यान, जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते थे। तो दोस्तों चंद्रमा एक उपग्रह है और भारत में चंद्रमा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और चंद्रमा के ऊपर सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। और आपको पता ही है हमारे देश में दोस्तों कि करवा चौथ मनाया जाता है। चंद्रमा को देखने के बाद ही पति की सूरत देखते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों, तो हम सोचते थे कि चंद्रमा जो है वो भगवान की संज्ञा दी जाती है दोस्तों हमारे देश में। लेकिन दोस्तों चंद्रमा के कुछ भाग ऐसा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन लूना थर्ड नाम का एक ऐसा सैटेलाइट भेजा गया दोस्तों अंतरिक्ष में, जिससे हम चंद्रमा के उस भाग को भी देख पाए जिसे हमने कभी नहीं देखा था। चंद्रमा के उस रूप को भी दिखाने के लिए जो इमेजेस भेजने का काम था वो लूना थर्ड ने किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वोस्टॉक फर्स्ट की। तो वोस्टॉक फर्स्ट जो है ये भी एक अंतरिक्ष में भेजा गया सैटेलाइट था। ये 12 अप्रैल 1961 को भेजा गया था, जो मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा की गई थी। उसमें पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 को किया। तो दोस्तों ये 12 अप्रैल 1961 को मानव के द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा की गई। 12 अप्रैल 1961 को मानव के द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा की गई, जो पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले मानव का नाम क्या था, तो यो था यूरी गागरिन, जो कि पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 को कर चुका था। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे 4 दिसंबर 1963 को वोस्टॉक 6। तो वोस्टॉक 6 का जो दूसरा सैटेलाइट भेजा गया था दोस्तों, उसका नाम था वोस्टॉक 6। तो वोस्टॉक 6 जो था दोस्तों, ये 4 दिसंबर 1963 को वोस्टॉक 6 नाम का एक उपग्रह भेजा गया था, जो पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटाइना टेरेस्कोवा नामक प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनी। तो जो महिला थी दोस्तों वेलेंटाइना टेरेस्कोवा, वो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं वैलेंटाइन डे के रूप में। ठीक है दोस्तों, वैलेंटाइन डे तो वैसे 14 फरवरी को मनाया जाता है, सभी को इंतजार होगा, मुझे भी है। तो दोस्तों 4 दिसंबर 1963 को वोस्टॉक 6 नाम का अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट भेजा गया वोस्टॉक 6, जिस पर जाने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वेलेंटाइना टेरेस्कोवा। नाम बहुत इजी है दोस्तों, वेलेंटाइना टेरेस्कोवा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। वेलेंटाइना टेरेस्कोवा जो कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी थी, तो वेलेंटाइना टेरेस्कोवा थी, जो वोस्टॉक 6 नामक सैटेलाइट से अंतरिक्ष में गई थी दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको दूसरा फैक्ट बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद में जो अंतरिक्ष में भेजा गया सैटेलाइट, उसका नाम था इंटेल सेट। तो दोस्तों इंटेल सेट जो था ये 6 अप्रैल 1965 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये व्यावसायिक उपयोग के लिए भेजा गया
प्रथम उपग्रह था दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्यवसायिक उपयोग के लिए जो पहला उपग्रह भेजा गया था, पहला कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट भेजा गया था जिसका नाम था इंटेलसैट, ये 6 अप्रैल 1965 को भेजा गया था दोस्तों। इस डेट को भी आपको याद रखना है, 6 अप्रैल 1965 को भेजा गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको भी। इसके बाद में अब हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे। तो 16 नवंबर 1965 को वेनेरा 3 सैटेलाइट भेजा गया था। यह पहला अंतरिक्ष यान था जो किसी अन्य ग्रह पर उतरा था, यानी कि शुक्र पर उतरा था दोस्तों, मरकरी पर। शुक्र को सांझ का तारा भी बोलते हैं दोस्तों, इसे खुली आंखों से देख सकते हैं बिना अपैरटस के। तो दोस्तों पहला अंतरिक्ष यान जो किसी ग्रह पर उतरा, यानी कि शुक्र ग्रह पर उतरने वाला जो पहला उपग्रह था उसका नाम था वेनेरा 3। तो दोस्तों ये 16 नवंबर 1965 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि शुक्र ग्रह पर उतरा था। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पर जाऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है सोयूज 4 नाम का सैटेलाइट जो है दोस्तों, ये पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र पर आधारित सैटेलाइट था, जो 14 नवंबर 1969 यानी कि बाल दिवस के दिन कहाँ गया था दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा गया था 14 नवंबर 1969 को। तो दोस्तों इसका नाम था सोयूज, जो बाल दिवस के दिन भेजा गया था। सोयूज इसका यह सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष में भेजा गया सैटेलाइट था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपोलो 11 गया। तो अपोलो 11 का नाम तो आप जानते होंगे दोस्तों। अपोलो 11 काफ़ी फेमस हुआ था उस समय में, और अपोलो 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसकी डेट कई बार पूछा जाता है। तो ये 16 जुलाई 1969 को भेजा गया पहला उपग्रह था। पहला उपग्रह नहीं था दोस्तों, ये 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 भेजा गया था। ये नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। इसके बाद में एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करेंगे मार्स 2 की। तो दोस्तों मंगल ग्रह पर पहली बार जो अंतरिक्ष यान उतरा उसका नाम था मार्स 2, और ये 19 मई 1971 को मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान के रूप में उतरा दोस्तों। और दोस्तों जो आपके जो सैटेलाइट होते हैं ये अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, जिन्हें हम पलायन वेग से अधिक वेग पर भेजते हैं। और पलायन वेग आपको पता होगा, फिजिक्स में हमारे सविंद्र नखाते सर ने पढ़ाया है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे अधिक वेग होने पर पृथ्वी से प्रक्षेपित करने वाला उपग्रह जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ करके अंतरिक्ष में चला जाता है और लौट कर कभी वापस नहीं आता है। तो दोस्तों पलायन वेग के लिए आप हमारे फिजिक्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अब हम अंतरिक्ष स्पेस से संबंधित विभिन्न फैक्ट को पढ़ रहे हैं जो एमपीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक फैक्ट हमारा छूट गया है। एक यहाँ पर उपग्रह था जिसका नाम था लूना 9। तो लूना 9 जो था दोस्तों ये 21 अक्टूबर 1968 को भेजा गया था। ये चंद्रमा तल पर उतरने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान था दोस्तों। तो कंपटीशन एग्जाम में, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान क्या था। तो दोस्तों चंद्रमा तल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था लूना 9। इस फैक्ट को भी आपको रटना है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के बारे में। तो दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है यह जो है तिरुवनंतपुरम में है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ये तिरुवनंतपुरम में है दोस्तों। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। तो अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों जैसे कि SLV-3, ASLV और PSLV और GSLV, ये सारे जो हैं दोस्तों इसी केंद्र में विकसित किए गए हैं। ASLV, PSLV और GSLV, ये तीनों जो हैं दोस्तों जो प्रक्षेपण यान है या रॉकेट हैं, ये ASLV, PSLV और GSLV, ये तीनों रॉकेटों का जो है दोस्तों विकास और इनकी जो योजनाएं हैं ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में डिजाइन की गई है। तो दोस्तों एग्जाम में आ सकता है कि PSLV को कहाँ विकसित किया गया, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम।
जीएसएलवी को कहाँ विकसित किया गया? तो दोस्तों जीएसएलवी को भी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में विकसित किया गया। इसके अलावा एएसएलवी को भी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में विकसित किया गया। तो दोस्तों ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर, इसरो उपग्रह केंद्र। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा दोस्तों, इसरो के जो मुख्य हैं दोस्तों उनका नाम है के सिवन, जिसके बारे में ये जीके का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। के सिवन जो है इसरो प्रमुख है, जो बेंगलुरु में है दोस्तों। इसका ISAC इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसका नाम इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलोर। तो दोस्तों इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलोर जो है, इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंधन कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो दोस्तों इसरो सैटेलाइट सेंटर जो है ये बेंगलोर में है दोस्तों। और आपको पता ही है कि बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो ये भी जीएस का फैक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अब नेक्स्ट फैक्ट पे जाऊंगा मैं दोस्तों, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। तो दोस्तों अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में अहमदाबाद का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविजन के उपग्रह का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंधन के लिए दूर संवेदन यानी कि टेलीकम्युनिकेशन और मौसम विज्ञान और भूमापन, रिमोट लॉगिन और मौसम विज्ञान, भूमापन और पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि सम्मिलित है। तो दोस्तों अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद जो है, यह केंद्र क्या करता है, भारत में दूरसंचार व टेलीविजन संचार के क्षेत्र में मैनेजमेंट का काम करता है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण यानी कि कहाँ पर जंगल है, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ डेल्टा बनता है, ये सारी चीज़ों पर भी नज़र रखता है। इसके अलावा रिमोट लॉगिन, मौसम विज्ञान, भूमापन, भारत की सीमाओं से संबंधित विभिन्न चीज़ों का सर्वेक्षण करता है और पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ये जो अहमदाबाद में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है, ये अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है ये कहाँ है, तो ये अहमदाबाद में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है ये अहमदाबाद में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे सार की। सार केंद्र जो है दोस्तों ये श्रीहरिकोटा में है। यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, यानी कि दोस्तों ये एक ऐसे सेंटर है जहां से हम बनाए हुए उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हैं, यानी कि अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के लिए यहीं से छोड़ते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। प्रसंस्करण करना मतलब होता है दोस्तों कंजर्वेशन करना। तो जो प्रणोदक का कंजर्वेशन यानी कि दोस्तों जो ईंधन है उसको यहाँ पर सुरक्षित और संरक्षित करके रखा जाता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर इंस्टेंटली यूज किया जा सके। ओके दोस्तों, तो दोस्तों सार केंद्र जो है जो श्रीहरिकोटा में है, यहाँ पर इसरो जो सैटेलाइट को लॉन्च करता है उसके लिए जो ईंधन लगता है उन ईंधनों का निर्माण और उनका परिरक्षण और उनका संरक्षण जो है या उनका जो प्रसंस्करण है या जो उनकी टेस्टिंग है ये जो है पृथ्वी में सार केंद्र हरिकोटा में की जाती है दोस्तों। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के द्वारा जो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए जो ईंधन तैयार किया जाता है उसका परिरक्षण या संरक्षण या टेस्टिंग कहाँ की जाती है, तो श्रीहरिकोटा के सार केंद्र में की जाती है। और सार केंद्र जो है दोस्तों वो श्रीहरिकोटा में है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में मैं आपको और ये ठोस रॉकेट ईंधन की टेस्टिंग करता है और उसका संरक्षण करता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र। तो दोस्तों जो लिक्विड वाला जो ईंधन होता है द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र जो है दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम में है। बेंगलुरु और महेंद्रगिरी यानी कि तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखाएं हैं। तो दोस्तों द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र जो है इसका मुख्य सेंटर तिरुवनंतपुरम में है और इसके जो
दूसरे सब सेंटर जो है वो बेंगलुरु और महेंद्रगिरी में है, तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखाएं हैं। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रह के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों की डिजाइन करता है दोस्तों। तो द्रव यानी कि लिक्विड वाले ईंधन से चलने वाली प्रणाली केंद्र का जो सेंटर है वो तिरुवनंतपुरम में है, और तिरुवनंतपुरम में दोस्तों जो केंद्र बना हुआ है वो इंजन की डिजाइनिंग करता है और चालक नियंत्रण प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग कंट्रोल सिस्टम और इंजन्स की डिजाइन और उनके डेवलपमेंट और उनके आपूर्ति के लिए कार्यरत है। और महेंद्रगिरी में दोस्तों द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट ईंधनों की टेस्टिंग की सुविधा है। तो दोस्तों महेंद्रगिरी यानी तमिलनाडु में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेटों की टेस्टिंग की जाती है। ओके दोस्तों, इसके बाद में अब हम बात करेंगे इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क की। तो दोस्तों इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क जो है ये एक ऐसा मुख्यालय है जहां पर हम क्या करते हैं, इसरो की टेलीमेट्री निगरानी करते हैं। मतलब कि इसरो के द्वारा भेजे गए उपग्रहों की दूर से ही जांच करते हैं, निगरानी करते हैं, उन पर नजर बनाए रखते हैं और उस पर नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र जो है ये बेंगलुरु में स्थित है, और श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर, मॉरिशस इसके भूकेंद्र हैं। मॉरिशस भी इसका भूकेंद्र है दोस्तों। इसका कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों, उपग्रह मिशनों व अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री करना यानी कि उन पर नजर बनाए रखना, उनकी निगरानी करना और उन पर नियंत्रण करना, ये सारी सुविधाएं प्रदान करता है। इस संस्थान का नाम है दोस्तों इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों मुख्य नियंत्रण सुविधा हौसन के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, मुख्य नियंत्रण सुविधा हौसन, जिसे शॉर्ट में MCF कहा जाता है दोस्तों, KGF मत समझ लेना, MCF। तो दोस्तों मुख्य नियंत्रण सुविधा है हौसन। तो इनसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियां, जैसे कि यथा यानी होता है दोस्तों जैसे, संस्कृत में बोलते हैं यथा यानी जैसे। तो इनसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद जैसे भी इनसेट के जैसे जो भी उपग्रह बनाए गए उन उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना यानी कि रिमोट लॉगिन करना, तथा कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व जो है कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया। तो दोस्तों MPPSC के लिए एडिशनल इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि इसरो का जो है मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में है, और ये कब स्थापित किया गया, तो 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया है दोस्तों, 15 साल पहले। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखना है आपको। 16 साल पहले, आज से 16 साल पहले भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र, इसरो का दूसरा केंद्र जो कि रॉकेटों को कंट्रोल करता है, निगरानी करता है और उन पर रिमोट लॉगिन करने की सुविधा देता है, ये भोपाल में स्थापित किया जा चुका है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम, इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों मैं आपको जड़त्व के बारे में बता दूं, न्यूटन के गति का पहला नियम जो है वो जड़त्व के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं दोस्तों तो वो अपनी गति का विरोध करता है और अपनी गति को बनाए रखने का प्रयास करता है। वस्तु के, गतिमान वस्तु के या स्थिर वस्तु के इसी गुण को जड़त्व का गुण कहा जाता है, और न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। हमारे सविंद्र नखाते सर ने फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आपको पूरी फिजिक्स पढ़ा दिया है, आप जाके वहां जड़त्व को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसरो में जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम, इसरो की जड़त्व प्रणाली इकाई का जो सेंटर है वो तिरुवनंतपुरम में है भारत में, और इसे शॉर्ट में IISU भी कहा जाता है। इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। तो उपग्रहों की जड़त्व प्रणाली ये होती है दोस्तों कि उपग्रह जब एक बार पृथ्वी के पलायन वेग से पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं तो वो एक जड़त्व के नियम को फॉलो करते हैं, और वो एक समान वेग से किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते ही रहते हैं जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर न लगाया जाए। पर अंतरिक्ष में है कौन जो उसको रोकेगा? कोई नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से इसरो जड़त्व नियंत्रण इकाई जो है वो तिरुवनंतपुरम में है, और उपग्रह को किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने के काम में लगा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। तो दोस्तों भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ये अहमदाबाद में, इसका शॉर्ट नेम PRL है, यानी कि फिजिक्स लेबोरेटरी
फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी जो है दोस्तों ये अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह संस्थान अंतरिक्ष और संबद्ध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। तो दोस्तों इसरो जो है इसका जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है ये अहमदाबाद में है। तो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह, तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, तो ये अहमदाबाद में है और इसका मुख्य कार्य है दोस्तों ये अनुसंधान में विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी यानी कि नेशनल रिमोट लॉगिन एजेंसी हैदराबाद, जिसे हम शॉर्ट में NRSA कहते हैं दोस्तों, यानी कि नेशनल रिमोट लॉगिन इसका फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है दोस्तों, तो NRSA भी कहा जाता है इसे। और अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान करती है कि किधर पे पेट्रोलियम मिलेगा, किधर पे कोयला मिलेगा, वगैरह वगैरह। इसके अलावा दोस्तों वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी भी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र बालानगर में है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय सुदूर एजेंसी का ही एक अंग है, तो देहरादून में भी है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में इसके बाद बनाने वाला हूँ। इसके बाद में दोस्तों मैं प्रमुख भारतीय उपग्रहों के बारे में पढ़ाने वाला हूं और मैं आपको पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाला हूं जो कि आपको विभिन्न कंपटीशन एग्जाम और स्पेशली MPPSC UPSC में काम आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के जोश और खरोश के साथ। आप लोग मेरे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज दोस्तों।